हम लोग हजारीबाग के कोर्ट में आए हैं। कोर्ट में एक ऐसा मामला आ गया है ठगी का जो अजीबोगरीब है। 10 रुपये के चक्कर में 18,000 रुपये गंवा दिए वकील की बेटी साहब ने। एक नॉर्मल इंसान तो गंवा ही सकता है तो वो केस करता है, लेकिन वकील साहब कहाँ केस करेंगे। खुद एक जज बनेंगे, खुद लॉयर बनेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। आइए जानते हैं इनसे कैसे हुआ ये मामला। 10 रुपये के चक्कर में 18,000। एक मामला आया मेरी बेटी के पास, एक मैसेज आया कि आपका बिजली आज रात में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप बिजली बिल आपका ड्यूज है, आप जमा कर दें। तो वो तुरंत हमको फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है पापा, सो क्या करें। हमके कहा आज संडे है, कल जमा कर देना। उसके बाद वो फिर करीब आधा घंटा बाद फ़ोन की कि मेरे अकाउंट से 18,000 रुपया गायब हो गया। अच्छा। तो हम बोले कैसे, तो वो नंबर दी कि इस नंबर से। उस नंबर को जैसे हम फ़ोन में यूज़ किए तो फ्रॉड क्लेमिंग वोडाफोन करके आया। अच्छा। तो हम उसको बोले ये तो बेटा गड़बड़ है। फिर जा कर के हम लोग थाना को इन्फॉर्म किए, बिजली विभाग को इन्फॉर्म किए, और साइबर क्राइम में आज हमको थाना से रिसीविंग मिल जाएगा तो साइबर क्राइम में भी हम इसको दे देंगे। अच्छा, तो जनरली देखा गया है कि जब इस तरह का फ्रॉड होता है तो केस बहुत लंबा खिंचा जाता है, पता नहीं पैसा वापस आता है कि नहीं। ये जो पैसे गए 18,000 अचानक चले गए, ये क्या वापस आ जाएंगे, कब तक आते हैं? अगर प्रशासन चाहेगी तो बहुत जल्दी आ जाएगा, प्रशासन चाहेगी तो आ जाएगा। तो ये जो प्रशासन और बैंक आपकी बेटी के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो क्यों, मतलब क्या पहले भी वो ऑनलाइन पेमेंट करती थी बिजली डिपार्टमेंट? नहीं, पहले तो वो पेमेंट नहीं करती थी, हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे 3 मकान हैं। हाँ। हमारे पास 3 मकान है, तीनों मकान का अलग अलग कनेक्शन है। हाँ। तो 2 मकान का हम बिजली बिल अपने ऐसे करते हैं। अच्छा। वो 1 मकान का उसके पास आया जो ड्यूज था, वो नया अच्छा। कनेक्शन था। अच्छा। उसमें अभी तक बिजली बिल नहीं आया है। अच्छा। तो उसी को लेकर के वो ज्यादा चिंतित थी। तो मतलब उसको लगा कि बिजली विभाग से कुछ आया है मैसेज। हाँ। तो उसको कर देना चाहिए, तो बिजली कट जाएगी। हाँ, बस यही बात। तो देखिए किस तरह से अलग अलग तरीका से लोग फ्रॉड करते हैं। किसी को बिजली का बहाना देते हैं कि आपका पैसा बच जाएगा, इसमें दीजिए, लेकिन पैसा कट गया। मेरे साथ कुछ और वकील हैं, युवा वकील हैं, जो लोग के साथ भी आया ऐसा मामला आया और आप लोग देख रहे हैं। क्या ये ऑनलाइन फ्रॉड क्यों होता है और कैसे आसानी से लोग जो है इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं? आजकल तो बड़ा आसान हो गया है सब कुछ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारा जमाना है। एक सिंपल सा लिंक भेज देना है, एक सिंपल सा एक ओटीपी भेज देना है। आजकल तो इसी पे आज आदमी टिका हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये भी यही हो सकता है, भाई ये सही चीज़ हो सकता है। लोग उसको क्लिक करते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इजी वे है ये, बहुत ही लोग कहते हैं ना कि जितना सोशल मीडिया और सोशल चीज़ें, ओटीपी वगैरह का ज़माना है, बहुत इजी हो गया है, वो उतना फ्रॉड भी हो गया है। तो आशीष, आप एक एग्जांपल दे रहे थे जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे, तो क्या कैसे रोका जा सकता है और क्या करें आप सोशल मीडिया में, क्या करें क्या ना करें, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है ये साइबर क्राइम का एक पार्ट है। इसका दूसरा भी पार्ट है, उस पर दूसरी बार चर्चा करूंगा। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, हम अनकेयर है, मतलब हम केयर करते नहीं हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसको बहुत तरीके से केयर करके उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पे हम अपना नंबर दे देते हैं। नंबर दे देते हैं, वो नंबर में बाद में क्या होता है कि जब कुछ सेल आता है तो आपको खबर हो जाता है, लेकिन वो नंबर शेयर होता है। आप जब बिल निकालते हैं और नंबर डालते हैं तो बिल में देखिएगा एक बार कोड रहता है। वो बार कोड को हम लोग पैकेट में लेते हैं, कभी फेंक देते हैं। वो बार कोड को भी स्कैन करके नंबर निकाल लिया जाता है। उससे ये भी पता चल जाता है, क्योंकि आज तो जमाना बहुत आगे है, वो आपका नंबर से पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कि कौन सा बैंक में क्या नंबर लिंक है, ये आपके सारे कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अपना केयर करना पड़ेगा। हमारा अकाउंट, हमारा ओटीपी, ये सारा कुछ हम लोगों को केयर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि कोई भी सरकारी विभाग आपको पैसा डालने के लिए कभी भी आपको फ़ोन नहीं करेगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, वो आपसे ऑनलाइन डालने के लिए पेमेंट नहीं करेगी। आप जब बोलिएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलिए कि कार्यालय आइए और सारे चीज़ों की जानकारी लीजिए, तब वो अपना ऑफिशियल साइट देंगे या जो भी चीज़ देंगे उस वहाँ पर आपको डालने के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया या जो भी अपना नंबर जहाँ शेयर करना है तो वहाँ जिम्मेदारी के साथ शेयर करना चाहिए कि ये नंबर हम शेयर कर रहे हैं, ये नंबर वाकई में यहाँ पर यूज़ होने लायक है या मिसयूज़ होने लायक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जिसका केयर करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, अन्यथा ऐसे घटनाएं लगातार घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले फ़ोनपे के लिए नंबर आया कि आपको ऑफर मिला है, आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट वाउचर, आप उसको वाउचर को लीजिए फ़ोनपे को ऑन करके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फ़ोनपे कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा। आपका वाउचर आएगा तो आपके ये इनबॉक्स में रहेगा, लेकिन कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा। ऐसा लगातार घटना घट रही है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग करते हैं वो बहुत शातिर हो रहे हैं, जो पकड़ा नहीं रहे हैं, वो क्या कारण है? कि ऐसे भी एक फिल्म आई थी जामताड़ा 1, जामताड़ा 2, जिसमें साइबर क्राइम के बारे में पूरा दिखाया गया। पकड़ाए भी थे,
बहुत लोग पकड़ाए थे। आम जनता से मेरा यही निवेदन होगा कि फेक फोन अगर कहीं से भी आए, वो किसी तरह का ओटीपी या अपना अकाउंट नंबर या एटीएम कार्ड नंबर या किसी तरह का भी कोई कार्ड नंबर है वो शेयर करने के लिए कहे तो शेयर ना करें। इस पर आम जनता से मेरा यही अपील होगा, किसी भी सूरत में किसी के चाहे साथ कुछ भी ये हो, शेयर ना कुछ भी करें। कंडीशन हो। हाँ, किसी भी कंडीशन वो शेयर नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि हम अपने दोस्त परिचित लोगों को अपना नंबर दे देते हैं और पैसा मंगा लेते हैं, लेकिन इससे भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है ये आप खुद नहीं जानते हैं। हो सकता है आपका बहुत अच्छा मित्र हो, वो किसी और से संबंध रखता हो, लेकिन वो फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया हो, तो अगर जैसे ही आपके अकाउंट में फ्रॉड का एक पैसा आएगा, सीधा सीधा आप उस क्राइम के पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ में ही अपने अकाउंट में भी पैसा मंगवाएं। पैसा लेने के पहले भी पूरा जांच पड़ताल कर ले कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन शेयर कर रहा है, और अगर जहां तक जरूरत न पड़े बिल्कुल भी अपने अकाउंट या फोन नंबर उसके लिए पैसे के लिए बिल्कुल ना दें। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से 10 रुपया के चक्कर में आपका 18,000 चला जाता है, तो कैसे इसको रोका जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बताया वकील साहब ने कि ओटीपी सबसे पहले किसी को शेयर ना करें, पिन शेयर ना करें। लोग जानते हैं, ये मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि ओटीपी नहीं देना है, शेयर करना है। जो लोग के पास ऐसा फ़ोन होता है, यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनअवेयर हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके पास फ़ोन होता है, दबा देते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन आता है यस और नो का, तो जो गलती से भी दब जाता है। कभी कभी कुछ मैसेज आया यस और नो का तो दब जाता है। तो ये सब भी रीज़न होता है जिसके वजह से पैसा कट जाता है। तो हो सकता है तो अपने आप घर में लोगों को एडुकेट करें, पड़ोसी को एडुकेट करें। जो लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं वो तो ठीक है, नहीं शेयर करते हैं, लेकिन फ़ोन करने वाले तो करते रहेंगे। साइबर क्राइम जो होता है, साइबर ठगी है, वो बहुत आसान है। एक जगह बैठ के आपको फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको पता भी नहीं होता है लोकेशन कहाँ से वो कर रहे हैं। जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, थाना के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तब तक आपका पैसा तो जा चुका होगा। लेकिन पैसा बचाने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ओटीपी, पिन और इस तरह की चीज़ों पर ना फंसे। और कोई चीज़ हम लोग अगर मिस कर रहे हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, बस वही है, आम जनता को इसमें अवेयर होना पड़ेगा कि किसी भी सूरत हाल में अपना बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी या एटीएम कार्ड नंबर या किसी तरह का कोई पिन कोड किसी के साथ शेयर न करें, किसी भी सूरत हाल में। लेकिन आजकल तो परचेजिंग करते हैं ना हम ऑनलाइन, तो वो पब्लिक हो जाता है। तो परचेजिंग जो भी करते हैं वो एक तरह से एक दुकान है, रिपोर्टेड दुकान है, वो उसका साइट है, उसका ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से कीजिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। ऑफर के चक्कर में ना फंसे, किसी कॉल फर्जी ऑफर आए तो ऑफर के चक्कर में ना फंसे। आप जानते हैं, शॉर्टकट हमेशा आपको मुश्किलों में डालता है और डालता आप रहेगा। जानते हैं कि इस प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपया है, इससे कम नहीं हो सकता है। अगर कोई कंपनी कुछ ऐप आपको 10 रुपये में वो कीमत दे रहा है, वो देना चाह रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं लूफोल है, कहीं ना कहीं समस्या है जहाँ पे आप फंस सकते हैं। सब एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी लगातार मामले आ रही हैं साइबर क्राइम में, कि जैसे जब कोई साइबर क्राइम करते हैं और आपको पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, तो याद रखिएगा वो अपना अकाउंट में कभी भी पैसा ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। वो कोई ऐसे ही मासूम लोगों का अकाउंट खुलवाते हैं, उनका आधार कार्ड लेकर के, उनका पैन कार्ड लेकर के अकाउंट खुलवा देते हैं और उस अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, उसका एटीएम अपने पास वो रखते हैं और उससे निकाल लेते हैं कि अगर वो फंसे तो वो खुद नहीं फंसे, बल्कि वो जो मासूम बंदा है जिसके नाम पे अकाउंट खुला है वो फंसे। ये मामला लगातार आते रहा है। और भी होता है ऐसे कॉल जिस नंबर से वो लोग करते हैं, फिर से आप जब रिटर्न कॉल करेंगे तो लगता नहीं वो है। लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है और स्विच ऑफ हो जाता है। वो स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ कर देते हैं जान करके। अब बाद में पता नहीं वो ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे झारखंड में इसका एक फैक्ट्री जामताड़ा में है, जहाँ से बहुत लोग पकड़ाए भी हैं, बहुत लोग पकड़ाए हैं, और लोकल हैं, तो उनकी जानकारी तो प्रशासन ही कर सकती है। और प्रशासन अगर एक्शन ले ले तो विद इन ये वीक सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। ये यहाँ पे इंडिया में आईटी एक्ट 2000 में बना था, लेकिन आईटी एक्ट बनने के बावजूद भी गवर्नमेंट के द्वारा उस पर सही तरीके से काम अभी तक नहीं किया गया। अगर कहा जाए कि झारखंड में साइबर सेल के बारे में, तो हजारीबाग में भी जिस तरीके से साइबर सेल का काम होना चाहिए वो साइबर सेल अभी हो नहीं रहा। अभी 2-3 जगह रांची और जमशेदपुर में ही है जो साइबर सेल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अदरवाइज झारखंड में बहुत कम ऐसा साइबर सेल है जो पैसा रिकवरी कर करके ला करके देता है। इसका प्रोसेस ही बहुत लंबा है और साथ ही साथ हम वेल इक्विप्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आईटी एक्ट के बारे में जान नहीं पाए और गवर्नमेंट के द्वारा उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करा पाया जा रहा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो लोग वेबसाइट के बारे में जानते हैं, जो बढ़िया तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्राइम को कर रहे हैं, और हमारा प्रशासन उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है कि उसको पकड़ पाए। तो इस पर गवर्नमेंट को भी बहुत बढ़िया से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है। तो देखिए, अब साइबर ठगी या साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, साथ साथ
जनता जो है वो अपना भागीदारी निभाए OTP नहीं शेयर करने पे, या फिर तुरंत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने में कि कैसे ठगी हो रही है। तो क्योंकि केस अलग अलग है, हर बार अलग अलग केस आता है, कभी बिजली बिल, कभी राशन के दुकान पे आता है, तो कभी शॉपिंग के नाम पे आता है। मतलब ठगी करने का तरीका जो ठग है वो अलग अलग ढूंढ लेते हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है इस पे काम करने की। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे साइबर ठगी के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार, हज़ारीबाग। ठीक है, थैंक यू सर।